आप देखते हैं संख्या पद्धति कहते किसे हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि संख्या पद्धति संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति में हम जीरो से लेकर, जैसा कि दिख रहा है, जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं के बारे में पढ़ते और समझते हैं। अब संख्या पद्धति में संख्याओं को कितने वर्गों में बांटा गया है, इसकी जानकारी अभी हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले आप जानिए कि संख्या पद्धति जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति को कितने भागों में बांटा गया है? अब हम यहाँ देखते हैं 11 डॉट डॉट इन्फिनेटिव। अब आइए कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अब चूंकि प्राकृतिक संख्याएं में जीरो को ऐड नहीं करते हैं, प्राकृतिक संख्या में कौन से एक से लेकर अनंत तक को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अगर हम जीरो को इसमें शामिल कर देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है? होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्या बन जाती हैं। ठीक है, अब आइए सम संख्या। सम संख्या के बारे में जानते हैं। तो सम संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो दो के पाड़े से कट जाए, जैसे कि दिख रहा है आपको 2, 4, 6, 8, यानी जो सब दो के पाड़े में आते हैं, यानी ऐसे अनंत तक चली जाए। जो दो के पाड़े से कट जाए और अनंत तक चली जाए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्याएं। अब आता है आपका विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या हम उसे कहते हैं कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, मतलब दो से जो ना कटती हो। आप देख लीजिए, एक दो से कटती है? नहीं कटती है। तीन कटती है? नहीं कटती। 5, 9, 11 यानी अनंत तक ऐसी संख्याएं जो दो से ना कटें वो क्या हो गई? विषम संख्या, यानी ओड नंबर्स। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट आपका, यानी पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। देखो, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी 0, 1, 2, 2, 3, ठीक है, जे काय की प्लस की और माइनस की। ठीक, जिनमें जीरो भी शामिल हो, प्लस भी, यानी प्लस की साइड में है, और ऋणात्मक कौन इस साइड में है। ठीक है, समझे? तो इन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं प्रायः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आपको भी पता है, नहीं पता है तो देख लीजिए, सामने है आपके, यानी धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। धनात्मक संख्याएं कौन सी हैं? 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अब ऋणात्मक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। अब भाई उदासीन संख्या, उदासीन पूर्णांक किसे कहते हैं? ऐसा पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव ना हो, तो यह जीरो होता है। ठीक है, अब आ जाइए पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर देने पर यह पूर्ण संख्या बनाती है। क्या बनाती है? पूर्ण संख्या बनाती है। यानी जीरो को और शामिल कर दो इसमें, जीरो से लेकर अनंत तक, क्या हो गई हमारी? पूर्ण संख्याएं। अब आ जाइए भाज्य संख्या किसे कहती हैं? इसे नेक्स्ट समझो, इसमें कंफ्यूजिंग रहती है। ठीक है, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं से एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी अन्य संख्या से विभाजित होने क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। अब जैसे कि मान लीजिए हम ये उठाते हैं 4, 4 ले ली। अब देखो 4 यानी स्वयं से कट गया, यानी स्वयं मतलब 4 को 4 ही से पाड़े से काटें, 4 एकम 4। अब ठीक है, एक तो समझ गई। अब दूसरा 4 को कौन काटेगा? 1 काटेगा, 1 6 को 4। ठीक है, अब 4 को कोई तीसरा पाड़ा भी काट जाएगा, 2 का पाड़ा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि स्वयं से कट जाए, यानी 4 है 4 से कट जाए, और 1 से कट जाए, यानी गिनती की 1 उसे काट जाए, 1 6 को 4। और तीसरी संख्या 2 है, 2 भी काट रही है इसे, और चौथी भी काट सकती है। अभी ये छोटी है, मान लीजिए 8 है, 8 देखो 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से कटेगी, स्वयं से कटेगी, तो 3 संख्याओं से अतिरिक्त कट रही है ना। तो कहने का तात्पर्य है ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या काट जाए या एक और काट जाए,
उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, हाँ इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, भाज्य संख्या में, भाज्य संख्या तुम आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है हमारी, परीक्षा में ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है। ओके, नेक्स्ट है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देख लीजिए, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं सिर्फ स्वयं से और एक से विभाजित हों और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है, उसमें क्या था, स्वयं से हो, एक से हो और तीसरे से भी हो, तो भाज्य हो गई। अब इसमें क्या है कि स्वयं से हो जाए, यानी जैसे मान लीजिए 2 है, 2 को हम 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 कट जाएगी, और 2 को हम 1 से काटेंगे, कट जाएगी। अब कोई तीसरा पाड़ा बताओ जो हमें 2 काट दे, है कोई तीसरा, नहीं है। तो ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से कट जाए और 1 से कट जाए और तीसरा उसे पहाड़ा कोई भी ना काट पाए, यानी 2 के अलावा। ठीक है, यानी स्वयं से और 1 से तीसरा ना काट पाए, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अब इसमें एक प्रश्न बनता है आपका कि परीक्षा में पूछा जा सकता है सबसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कितनी है, 2 है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह, 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका एचसीएफ 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब जैसे कि माने जिसका एचसीएफ 1 हो, मतलब एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब 5 में गुणें क्या लिख सकते हैं, 1 5 को लिख सकते हैं, और 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 में गुणें 1। अब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 1 है। एचसीएफ बराबर कितना, 1 है। तो ये कौन कौन सी संख्या होगी, को प्राइम नंबर, यानी सहअभाज्य संख्या। दूसरी हमारी क्या है, दूसरी हमारी संख्या है परिमेय संख्या, यानी किसे, परिमेय संख्या यानी रीजनल नंबर्स। ठीक है, परिमेय संख्या रीजनल नंबर, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में, जिन्हें p बटे क्यू के रूप में, यानी p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहती है। क्यू हर, यानी जो क्यू है नीचे वाला हर, उसका मान क्या ना होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी क्यू इज नॉट इक्वल 0, इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, क्यू इज नॉट इक्वल 0, समझे। तो देख लीजिए हमारी कौन सी, यानी 3/4। अब 4 हमारी 0 है, नहीं है, 7/12 है, 17/19। ठीक है, ये कौन सी होगी, परिमेय संख्याएं होगी हमारी। अब नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मुख्यतः उन्हें अंडर रूट के अंदर लिखा जा। रियल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कि 3/5, 7/11 और 19/13। यहाँ देखिए अंडर रूट कितना दिया है, 121। अब जैसा कि बताया गया है कि परिमेय, अब अंडर रूट 121 है, 121 किसका होता है, 11 का वर्ग होता है, तो 11 का वर्ग होता है, तो ये बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वास्तविक संख्या, सॉरी अवास्तविक संख्या, अनरियल नंबर। ये क्या होता है, यह एक काल्पनिक संख्या है जिसका वास्तविक नहीं होता है। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या को इकाई से दर्शाया जाता है। अब यहाँ देख लीजिए, जैसे में अंडर रूट -3, अंडर रूट -4, अंडर रूट -12, अंडर रूट -17, अंडर रूट -107 आदि। ठीक है, अब संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण सूत्र भी आप देख सकते हैं, चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, आपसे कभी यहाँ पूछेगा, जैसे कि यहाँ ये फॉर्मूला दिए हैं, ये वाला और ये, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला कौन सा होता है, n+1 इंटू 2n+1 पूरे का बटे में कितना, 6। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, n+1 बटे में 2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, चाहे तो इन प्रश्नों
के जो सूत्र हैं आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भाग के सूत्र, ठीक है। अब जानवरों की संख्या पर आधारित सूत्र, यानी जो जानवरों की संख्या निकालते हैं, जैसे कि 4 पैरों वालों की संख्या पैर बटे 2 माइनस में सिर, 2 पैर वालों की संख्या सिर माइनस 4 पैर वालों की संख्या। देखो इकाई के अंक पर आधारित महत्वपूर्ण बिंदु ये, जैसे कि मान लीजिए इकाई के स्थान पर आपका 0 है, तो हम 0 का किसी संख्या मान लीजिए गुणा करेंगे तो 0 का 0 में होगा, कितना आएगा? 0 आएगा। इकाई के स्थान पर अगर 1 है तो इकाई का अंक 1 होगा। इकाई के स्थान पर 5 है तो इकाई का अंक 5 होगा। पचम 25, 25 में इकाई का अंक कितना है? 5 है, ठीक है। इकाई के स्थान पर यदि 6 होगा तो इकाई का अंक 6 होगा। 6 को हम 6 से मल्टीप्लाइड कराएंगे तो कितना होगा? 6 छंग 36, यानी इकाई का अंक कितना आया? 36 में 6। अब जैसे मान लीजिए 7 है, 7 का हम जैसे कि हम 7 का 7 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। और इसमें इकाई का अंक कितना? 9 है, तो 7 होगा? नहीं होगा, ठीक है। आइए ये ट्रिक आपके समक्ष है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब स्थानीय मान के फॉर्मूले भी आपको दिए हैं। जातिमान को आप जानते हैं, जातिमान के बारे में थोड़ा समझ लें। तो किसी दी हुई संख्या में किसी अंक का जातिमान उसका अपना मान होता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। जैसे कि ये संख्या आपको दी है 56783 में 3 का जातिमान कितना? 3 होगा, 6 का जातिमान 6 होगा, 8 का जातिमान 8 होगा और 4 का जातिमान 4 होगा। अब यहाँ अगर हमने पूछ दिया कि 3 का जातिमान के स्थान पर पूछ दें स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 में गुणे 10, ढाई के स्थान पे है तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ये, ठीक है। जातिमान में वह सेम रहता है।